नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 67। आप सभी से अनुरोध करती है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। अंजलि के पिता रामस्वरूप जी के कहने पर विद्याधर जी पूर्वा के बैंक के पासबुक साथ लेकर चले गए ताकि नगद 30 लाख रुपया पूर्वा के खाते में डाल देंगे। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, आजकल समय ऐसा आ गई है कि किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। विशेषकर मेरे साथ जिस तरह के दुर्घटना हुई है, उसके बाद तो सभी के ऊपर से मेरी विश्वास उठ जाना स्वाभाविक है। हालांकि विद्याधर जी बहुत ही नेक दिल के इंसान है, फिर भी उस दिन मेरे साथ जो हुआ और मैं जिस तरह परेशान हो गया हूँ, उसके बाद भी उन पर भरोसा करने की कोई औचित्य नहीं बनता। इस कांड से मेरी मान इज्जत सब कुछ दांव पर लग गई है, जो कि मैं कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। तरह तरह की दुविधाओं के बीच समय यूं ही बीत गई कि एक रोज विद्याधर जी आकर पूर्वा के बैंक पासबुक प्रकाश को देकर गए। साथ में कह कर गए, प्रकाश, अब तक जो भी हुआ उसे हादसा समझकर भूल जाना और कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना, ताकि मैं अगर तुम हारे जैसे ऑनेस्ट व्यक्ति की कोई काम आ सकूं तो अपने आप को खुशकिस्मत वाला समझूंगा। बाकी सारे परिस्थिति को तुम खुद समझ गए होंगे। विद्याधर जी चले गए। प्रकाश चुपचाप बैठकर सोचने लगा, ऐसा ऑनेस्ट व्यक्ति शायद ही कहीं मिलेंगे, मगर मेरे साथ ऐसा दुर्घटना होने पर मेरे आगे की रास्ता सारे बंद होने जा रही है। मैं तो खुद ही रेजिग्नेशन देने को चाहा। यह ललन, कुलदीप और पुरुषोत्तम दास तथा उनके साथी लोग ठीक नहीं है, मगर मुझे गलत झूठा इल्जाम में फंसा कर पद से हटाने की कोशिश करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। मैं तो कभी उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं किया, ना कभी झगड़ा प्रसाद किया। ऐसी अवस्था में उनको मेरे साथ इस तरह के दुर्व्यवहार करने की जरूरत क्या थी। आज परिस्थिति ऐसा हुआ कि कोई भी कंपनी मुझे काम देने से पहले 50 बार सोचेगा। मेरे जीवन भर की पूंजी ऑनेस्टी पर अब सभी जगह से सवाल उठ रही है। ऐसा ही होता है, कोई कितना भी शरीफ क्यों ना हो, अगर जीवन में एक बार कलंक के दाग लग जाती है तो वह दाग जीवन भर नहीं छूटते। यहाँ तक कि कितना भी कोशिश करे वह दाग नहीं धुलते, चाहे पूरी जीवन खत्म क्यों ना हो जाए। अंजलि आजकल घर से बाहर कम ही निकालती है। आजकल उसका तबीयत अच्छा है, मगर मन कुछ ठीक नहीं है। उसके मन में शंका है कि उसके घर में पुलिस के रेड पड़ने की वजह से मोहल्ले वाले पता नहीं उसके बारे में कैसे कैसे भावनाएं पले रखे होंगे। ऐसे में बाहर निकलने की बजाय पूरे दिन घर के कामकाज में व्यस्त रह जाती है, क्योंकि एक तरफ जहां उसके मन में कुछ दुविधा आ गई है कि पता नहीं घर में पुलिस आने के बाद से मोहल्ले वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। हमारे बारे में लोगों के मन में कुछ अलग ही भावनाएं थी, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं। इतने दिनों से यह लोग हमारे बारे में जानते हैं, मगर अचानक पुलिस की कार्रवाई के चलते मोहल्ले में हमारे विषय में लोगों के मन में कुछ तो गलत भावनाएं जगेंगी। मगर अंजलि को नहीं मालूम कि लोग किस हद तक शक की निगाह से देखेंगे, क्योंकि मोहल्ले वाले अब उसे पहले जैसे तवज्जो नहीं देते। अब बात करने से भी कतराते हुए चले जाते हैं। ऐसे में अंजलि भी जल्दबाजी में घर में आ जाती है। किसी भी तरह के बाजार में जाती है, वह भी घर के सामने से ऑटो रिक्शा पकड़कर बाजार में चली जाती है और फिर किसी भी तरह से वापस आ जाती है। किसी से मिलने की प्रयास भी ना करती, यह सोचकर कि अब तो हमारा समय खराब आ गई है तो लोग हमें तुच्छ समझकर दूर जाने की कोशिश करेंगे। एक रोज सुबह के समय अंजलि जल्दबाजी में अपनी माँ के साथ बगिया में घूमकर घर में वापस आ गई और हरे थके जैसे जमीन पर बैठ गई और बड़े ही नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, अब लोग हमसे कैसे कैसे दुर्व्यवहार करने लगे। वह शर्मा जी के बीवी महाजन जी के बेटी के साथ घूम रही थी। अचानक मुझे देखकर कुछ बुदबुदाते लगी और दूसरी ओर चलने लगी। चंदन जी के बीवी कैसे मेरी ओर घुर घुर कर देख रही थी। हम लोग नजदीक पहुँचे कि मुंह टेढ़ी करके चली गई, मानो हम उनके दुश्मन बन गए। अरे दुर्घटना तो हमारे साथ हुई है
तुम्हारे को कौन से नुकसान हुआ है। हमसे ऐसे व्यवहार करने लगे मानो हमने उनसे कितना बड़ा गुनाह कर बैठे हैं। मैंने कोई दिनों से ख्याल कर रही हूँ कि अक्सर जो लोग हमें देखकर रामा शामा करते थे आजकल हमें देखकर मुंह घुमाकर चले जाते, ऐसी व्यवहार करते हैं मानो कि हम लोग किसी से उधार कर्ज मांगने जा रहे हैं। अंजलि के माँ रुक्मणी देवी जो बगल में बैठकर बेटी की बातें सुन रही थी काफी देर तक चुपचाप रहकर कहने लगी, बेटा यह समय समय की बात होती है, जब समय खराब होती है तो खुद के छाया भी अपने साथ छोड़ देती है, और यह तो मनुष्य है, इनको दोष देने से भला क्या लाभ होगा। हम लोगों का समय अभी खराब चल रही है, ऐसे समय में सभी लोग हमसे मुंह फेर लेंगे, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते नहीं चुकेंगे। ऐसे सभी के साथ होती है। वैसे तो मान लो कि हम लोगों के रिश्तेदार लोग बहुत सीमित है, तुम्हारे ससुराल वाले भी सीमित है, अगर सीमित ना होते तो अब तो तुम्हारे जीना और भी मुश्किल हो जाती, क्योंकि यह जो गली मोहल्ले वाले हैं यह लोग हमारे पराये हैं, इनके साथ हमारा खून के रिश्ता नहीं है। खून के रिश्ते वाले लोग इनसे भी ज्यादा खराब पेश आते हैं, क्योंकि उन्हें डर होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके चलते हम लोग ना बदनाम हो जाए, मगर इन मोहल्ले वालों में ऐसे डर नहीं है। यह लोग केवल हमारे पड़ोसी है, तो अपने आप को खुशकिस्मत वाले समझो जो कि तुम्हारे हमारे रिश्तेदार भी नहीं है। ऐसे में उन्हें डर सताने वाली कोई बात भी नहीं है। अगर मान लो कि हम लोग अपना मोहल्ला छोड़ देंगे तो यह लोग धीरे धीरे हमें भूल जाएंगे, मगर खून के रिश्ते वाले पीढ़ी दर पीढ़ी इन बातों को याद करते रहेंगे और समय समय पर हमें उलाहना देते रहेंगे, हमें बार बार इस बात की एहसास दिलाते रहेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, जिनके वजह से उनका सिर नीचा हो गई है। और समय के साथ साथ यह विषय और भी विकराल रूप लेते रहेंगे, क्योंकि जितना मुंह उतनी बातें। सभी लोग अपने तरफ से मिर्च मसाला लगाते रहेंगे और ऐसी मिर्च मसाला लगाकर पकाने और परोसने में उनको मजा आता है। आपसी वार्तालाप चलती रही कि तभी वहां रामस्वरूप जी आकर कुर्सी लेकर बैठ गए और अपने पत्नी के बातों को समर्थन करते हुए कहने लगे, बेटा तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, यह प्रकृति के एक विचित्र नियम है। बचपन में हम लोग संस्कृत के किताबों में अक्सर ऐसी बहुत से कहानी से ज्ञान प्राप्त करते थे, जिनमें से एक यह है कि जब जब मनुष्य के समय खराब होती है तब मनुष्य के ऊपर बहुत से विपत्तियां आती है। ऐसी अवस्था में अपने आसपास के लोग तथा गांव वाले उन्हें छोटे नजर से तथा हीन भावनाओं के साथ देखते हैं। ऐसी अवस्था में उनका मान सम्मान दांव पर लग जाती है। आता उस समय बुद्धिमानी का काम होती है कि तत्काल वह जगह छोड़ते हुए कहीं ऐसी जगह पर चले जाना चाहिए जहां पर उन्हें कोई नहीं जानता। नई जगह पर नई तरीके से जीवन की शुरुआत करना चाहिए, जहां धीरे धीरे सम्मान को अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे पुरानी हसीयत फिर कभी वापस ना मिले, मगर नए सिरे से नए तरीके से अपने जीवन यापन की शुरुआत तो कर सकते हैं, और अक्सर यह बात सच निकलते हैं। ऐसे में मेरा तो यही सुझाव है कि हमें किसी नई जगह पर चले जाना उचित होगा जहां पर हमें कोई नहीं जानते। प्रकाश दूर बैठे सारे बातें सुन रहा था और मन ही मन सोचने लगा, बाबूजी का कथन भी सही है, बड़े दिन हो गए मैं घर से नहीं निकला। मुझे मालूम है कि पुलिस के कार्यवाही के बाद से हमारे आसपास वाले हम पर टेढ़ी नजर रखेंगे, तथा हो सकता है कि फेस टू फेस होने पर लोग कोई तरह के सवालों की बौछार करेंगे, अर्थात बहुत से लोगों के मन में जानने की उत्सुकता होगी कि क्या प्रकाश को कोर्ट से सजा मिली है या नहीं, नहीं मिली तो क्यों नहीं सजा मिली। अगर मुझे सजा मिल गई तो बहुत से लोगों को खुशी भी होगी और मन ही मन सोचते रहेंगे कि अच्छा हुआ, बहुत से 2 नंबरी की होगी, बहुत से पैसा वगैरह की हेरा फेरी की होगी, नहीं तो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेज में तथा विदेशों में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेजने को इतने सारे पैसा उसे कहाँ से मिला है। जरूर कंपनी से पैसे की हेरा फेरी की होगी, उन्हें क्या मालूम कि हमने बैंक से लोन ली है।
बच्चों के पढ़ाई के लिए अपने मकान तक गिरवी रख दिए क्योंकि किसी को गहराई से सोचने की दिमाग तो होती नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से देखते हैं और तरह तरह की कमेंट्स करते हैं। आस पड़ोस के लोग तकलीफ में हैं, भला उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो दूसरे की खून जलाने में बड़े मजा आता है। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, बाबूजी और माँ जी दोनों ही सही कह रहे हैं। समय जब बुरा होती है तो सचमुच अपनों ने भी साथ छोड़ देते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण तो हमें मिल चुके हैं। आस पड़ोस और मोहल्ले वालों की बात क्या कहूँ, एक दो दिन पहले प्रशांत, सुशांत और कमलाकांत के साथ फोन पर बात हो रही थी तो पता चला कि उनको कहीं से खबर मिल गई कि उनका भी कुल मिलाकर यही कहना कि ऐसा कैसे हुआ। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।